मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको अधिसूचना के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं आपको अधिसूचना में प्रयुक्त जो पारिभाषिक शब्द हैं उनके अर्थ बताऊंगी, अधिसूचना का शाब्दिक अर्थ बताऊंगी, अधिसूचना की परिभाषा बताऊंगी, परिभाषा के बाद मैं उसके उद्देश्य बताऊंगी और उद्देश्य के साथ मैं आपको उन संस्थाओं के नाम बताऊंगी जो अधिसूचना को जारी करने के लिए अधिकृत होती हैं, क्या माध्यम है, अधिसूचनाएं कहाँ छापी जाती हैं, अधिसूचनाओं का क्या उपयोग है, क्या प्रयोग है इनका, क्यों कौन इसका किस चीज़ के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, अधिसूचना की विशेषताएं बताऊंगी, अधिसूचनाओं के लिखने के नियम क्या होते हैं, वो नियम के बाद मैं आपको अधिसूचना का प्रारूप बताऊंगी और अंत में मैं आपको एक अधिसूचना लिखकर बताऊंगी जिससे कि आपको अधिसूचना से संबंधित एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कुछ भी बाकी ना बचे। इस वीडियो को अंत तक देखिए। मेरा वायदा है कि इस वीडियो को देखने के बाद अधिसूचना में आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो आपको समझ में नहीं आता और आपको हर एग्ज़ाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हों, चाहे वो आपके विद्यालय स्तर के हों, चाहे वो कॉलेज स्तर का हो, हर एग्ज़ाम में आपके अधिसूचना में पूरे से पूरे अंक आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अधिसूचना। बेटा शब्द है अधिसूचना, दो शब्दों से मिलकर बना है अधि और सूचना। सूचना का मतलब क्या है? सूचना का मतलब वह जानकारी जो हमें इससे पहले नहीं थी, पहली बार हमको वो जानकारी मिली है। अधि का मतलब है ऊपर, अधिक ऊपर से मतलब ऊपर वाले जो व्यक्ति, जो अधिकृत व्यक्ति हैं उनके द्वारा दी गई सूचना। अब अधिकृत व्यक्तियों द्वारा दी गई सूचना होगी, निश्चित रूप से उसमें विश्वसनीयता तो होगी ही होगी। तो ऐसी मैंने मोटा मोटा आपको अधिसूचना का एक अर्थ बताया, पर हम अधिसूचना में आगे बढ़ें उसके पहले मैं आपको कुछ शब्दों के बारे में बताना चाहूँगी। वे शब्द, जो शब्द इसमें बार बार प्रयुक्त होंगे और आपको लगेगा इन शब्दों का क्या अर्थ है। उनमें से पहला शब्द है आपके लिए राजपत्र या गजट। किसे कहते हैं? गजट। ये नाम आएगा क्योंकि अधिसूचना गजट में छपती है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए गजट किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको गजट कहते हैं और हिंदी में इसको राजपत्र कहते हैं। इसे अधिसूचना पत्र भी कहा जाता है। अधिसूचना पत्र, राजपत्र, गजट अर्थात सरकारी सूचना पत्र। जैसे अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में अपन सारी दुनिया के समाचार पढ़ते हैं, ऐसे ही सरकार की जो सूचनाएं होती हैं वो भी एक पत्र में छपती हैं। उस पत्र को हम गजट कहते हैं या राजपत्र कहते हैं। राजपत्र राजकीय पत्र, जिसमें सरकार की, राज्य की सूचनाएं छपें, उसे हम अधिसूचना पत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें सरकार के द्वारा बनाए गए जो भी नियम होते हैं, उपनियम होते हैं, जो आदेश होते हैं, जो नीतियां हैं, जो शक्तियां हैं, लागू कर कैसे की जाएंगी, उनमें क्या संशोधन हो रहा है, ये सारी सूचनाओं को जिस पत्र में प्रकाशित किया जाता है उसे हम अधिसूचना गजट, अधिसूचना पत्र, गजट या राजपत्र कहते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो गजट होता है ना, वो भारत सरकार का होता है। उसमें भारत सरकार की सारी सूचनाएं छपती हैं और राज्य सरकारों के भी अपने अपने राजपत्र होते हैं। जैसे राजस्थान का गजट, मध्य प्रदेश का गजट, उत्तर प्रदेश का, हर राज्य सरकार का भी अपना एक राजपत्र होता है जिसमें राज्य सरकार अपनी सूचनाएं और अपने आदेश, अपने नियम छापता है। ये जो गजट होता है ना, इसके 4 पार्ट होते हैं, 4 भागों में बटा होता है ये गजट और इन चारों भागों के भी अलग अलग खंड होते हैं और हर खंड का अपना एक विषय होता है। जो भी अधिसूचना इसमें छापी जाती है किस विषय से संबंधित है उसी विषय के खंड में वो छपेगी। क्लियर? तो आपको गजट का मतलब अच्छी तरीके से समझ में आ गया और समझना इसलिए जरूरी था कि अधिसूचना में गजट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा शब्द इसमें, आप जब इसकी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो इसमें एक शब्द आता है एतदर्थ। अब ये एतदर्थ क्या है, देखो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। एतदर्थ, ये शब्द इसमें बहुत आता है, एतदर्थ। और एक शब्द आता है एतद द्वारा। ये 2 शब्द आते हैं, इन दोनों शब्दों के अर्थ भी आपको मालूम होना चाहिए। एतदर्थ का अर्थ का जो मतलब है वो है इसलिए। जैसे अपन लिखते हैं ना, इसलिए ये होगा, इस कारण ये होगा, है ना, इसका ये परिणाम है, इसलिए ये होगा, तो वहाँ एतदर्थ शब्द काम में लेते हैं अपन। मतलब चूंकि अधिसूचना में राजकीय भाषा, जो कुछ कार्यालय भाषा होती है वो प्रयोग में आती है, इसलिए मैं आपको इन शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। दूसरा है एतद द्वारा। एतद द्वारा का मतलब होता है के माध्यम से।
क्लियर? यदि आपको ये 3 शब्द समझ में आ गए तो मैं अब आगे चलती हूँ और आपको बताती हूँ अधिसूचना का शाब्दिक अर्थ क्या है। अधिसूचना को इंग्लिश में नोटिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? नोटिफिकेशन। खूब नाम सुना है ना आपने, मोबाइल वगैरह यूज में लेते हो, सब में नोटिफिकेशन लगा के रखते हैं ना, नोटिफिकेशन आते हैं आपके पास। अधिसूचना को अधिकृत सूचना के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक पर्यायवाची शब्द है प्रशासनिक सूचना और एक है राजपत्र में प्रकाशित सूचना। ये अधिसूचना का शाब्दिक अर्थ है। आइए अब देखते हैं हम अधिसूचना की परिभाषा कि अधिसूचना किसे कहते हैं। और देखो ये सैद्धांतिक ज्ञान आपके लिए इसलिए जरूरी है कि जब तक आपको ये सिद्धांततः नहीं मालूम होगा कि अधिसूचना क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या नियम है, तब तक आप प्रैक्टिकल भी कैसे कर लोगे। और प्रैक्टिकल करोगे तो आपको रटा हुआ सा लगेगा वो। तो इसलिए पहले हम सिद्धांत समझ लें, और केवल सिद्धांत समझोगे तो भी वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो हम सिद्धांत और प्रैक्टिकल दोनों काम करेंगे इस वाली वीडियो में। तो अभी मैं आपको सिद्धांत समझा रही हूँ। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? तो अधिसूचना की परिभाषा देखते हैं। कई बार दोनों तरीके का प्रश्न आता है। ज़्यादातर तो प्रश्न आपके यही आएगा कि अधिसूचना का प्रारूप पूछ लेंगे आपसे या फिर अधिसूचना लिखने के लिए कहेंगे। लेकिन आप लिखेंगे कब? जब आपको उसकी नींव ही नहीं मालूम होगी तो भवन कैसे खड़ा करेंगे। इसलिए हमको अधिसूचना का तो सैद्धांतिक ज्ञान भी होना चाहिए। तो परिभाषा देखते हैं हम अधिसूचना की। भारत सरकार या राज्य सरकार की तरफ से राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम से निर्गमित वह पत्र प्रारूप, एक्चुअल में अधिसूचना पत्र का एक प्रारूप है। हमने बहुत सारे कार्यालय लेखन पढ़े। उस कार्यालय लेखन में हमने अर्ध सरकारी पत्र पढ़ा, हमने कार्यालय पत्र पढ़ा, हमने विज्ञप्ति पढ़ी, ज्ञापन, ये सारे कार्यालय लेखन है। तो ये भी कार्यालय लेखन का एक प्रकार है। इसीलिए कहा गया है कि भारत सरकार या राज्य सरकार की तरफ से राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से निर्गमित, निर्गमित का मतलब क्या है? प्राप्त, निकाला हुआ, राज्य सरकार के या भारत सरकार की तरफ से निकाला हुआ वह पत्र प्रारूप जिसे किसी अधिकृत सूचना, नियम, आदेश, नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति आदि को लागू करने हेतु जारी किया जाता है, उसे हम कहते हैं अधिसूचना। और स्पष्ट करते हैं इस परिभाषा को। अधिसूचना किसी सरकारी संस्था द्वारा प्रकाशित होने वाली वह सूचना है जो सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। इसकी एक एक लाइन को समझिए। और यहां मैं आपको बता दूं कि विज्ञप्ति और अधिसूचना में अंतर स्पष्ट हो जाता है। अधिसूचना किसी सरकारी संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है और जो विज्ञप्ति होती है वो सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार की संस्थाओं के द्वारा प्रकाशित की जा सकती है। क्लियर? दूसरी बात, जो सरकारी गजट में प्रकाशित होती है, अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है और जो विज्ञप्ति होती है वो कोई भी समाचार पत्र में प्रकाशित हो जाती है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अधिसूचना और विज्ञप्ति में क्या अंतर है, तो अधिसूचना और विज्ञप्ति में यही अंतर है कि विज्ञप्ति भी एक सूचना है, पर विज्ञप्ति सरकारी संस्थाओं के द्वारा भी जारी की जा सकती है और प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा भी जारी की जा सकती है, पर अधिसूचना केवल सरकारी संस्थाओं के द्वारा। उसी तरीके से जो विज्ञप्ति है वो समाचार पत्रों में छपेगी या उस कार्यालय की सूचना पट्ट पे लगा दी जाएगी, पर अधिसूचना उसका राजपत्र में, उसका गजट में प्रकाशन होना अति आवश्यक है। तीसरी परिभाषा देखते हैं। अधिसूचना पत्राचार का वह रूप है जिसमें किसी भी राजपत्रित अधिकारी की, जो शासकीय अधिकारी हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति, उनकी पदोन्नति, उनकी अवकाश प्राप्ति, उनका त्याग पत्र, कोई भी सरकारी नियम, कोई भी आदेश, कोई भी राजज्ञा जो सरकार द्वारा घोषित की जाती है, उनकी सूचना दी जाती है अधिसूचना में। क्लियर? और क्लियर करते हैं इसकी परिभाषा को। किसी सरकारी विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना को ही हम अधिसूचना कहते हैं। मैं आपको इजी से इजी करके परिभाषा समझा रही हूँ और हर दृष्टिकोण से परिभाषा को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सामान्य सूचना भी यदि राजपत्र में प्रकाशित हो जाए तो वह अधिकृत सूचनाएं बन जाती हैं, अर्थात वो अधिसूचना बन जाती है। तो सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि राजपत्र में जो सूचना छपती है, गजट में जो सूचना छपती है, उसे हम अधिसूचना कहते हैं। सरल शब्दों में यदि कहें तो राजकीय गजट में प्रकाशित होने वाली सरकारी सूचना को ही अधिसूचना कहा जाता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने एक औसत बच्चे के लिए और एक बहुत अधिक प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, जो मीडियोकर बच्चे हैं, सारे बच्चों के हिसाब से मैंने परिभाषा देने की कोशिश की है। मतलब आसान से आसान शब्दों में और थोड़ी सी स्तरीय हिंदी में, जो थोड़ी सी कहना चाहिए परिनिष्ठित हिंदी है, उसमें भी मैंने आपको परिभाषा देने की कोशिश की है। आइए देखते हैं कि अधिसूचना का उद्देश्य क्या होता है, क्यों ये अधिसूचना जारी की जाती है। इसका उद्देश्य जन सामान्य को विभाग संबंधित
विभागीय कार्रवाई के बारे में सूचित करना होता है। मतलब कोई भी विभाग है, सरकार के विभिन्न विभाग है, शिक्षा विभाग है, गृह विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, उस विभाग के क्या नियम है, उस विभाग ने क्या आदेश जारी किए हैं, उस विभाग के क्या कार्य वो कर रहा है, कौन नियुक्ति हो रही है किस व्यक्ति की पदोन्नति हो रही है, किस व्यक्ति की सेवानिवृत्ति हो रही है, किस व्यक्ति का स्थानांतरण हो रहा है। भाई ये जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, जनता को ये सब जानने का अधिकार है। इसलिए वो जो विभाग है वो अपने विभाग से संबंधित जितनी भी कार्रवाई होती है ना, उसको सूचित जनता को करना ही होता है। बस अधिसूचना का यही उद्देश्य है। अधिसूचना के लिए जो अधिकृत संस्थाएं हैं वो या तो केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करती है और यह राज्यों में राज्य सरकार करती है। इसका माध्यम क्या होता है, किसमें ये सूचना, मतलब किसके माध्यम से ये सूचनाएं जनता तक पहुंचती हैं? राजपत्र के माध्यम से, गजट के माध्यम से। समाचार पत्रों में छपने वाली सूचनाओं को हम अधिसूचना नहीं कह सकते। हर सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकारें हो, वो अपना एक सरकारी पत्र छापती हैं और उसके विशेष अंक निकलते हैं। जब विशेष बहुत सारी सूचनाएं हो जाती हैं तो उन राजपत्र में, उस गजट में वो सारी सूचनाएं छापी जाती हैं। ये इसका माध्यम है। अब ये अधिसूचनाओं का उपयोग क्या है, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो देखो, इसका प्रयोग होता है, किसी शासकीय अधिकारी की नियुक्ति हुई है तो ये सूचना जनसाधारण के पास जानी चाहिए। दूसरा, किसी शासकीय अधिकारी का स्थानांतरण हुआ है, जानी चाहिए। तीसरा, किसी शासकीय अधिकारी की वेतन वृद्धि हुई है, उसकी पदोन्नति हुई है, कोई शासकीय अधिकारी छुट्टी पर चला गया है, किसी शासकीय अधिकारी ने त्याग पत्र दे दिया है, किसी की सेवानिवृत्ति हो गई है, किसी को अतिरिक्त भार दिया जा रहा है, या शासकीय जो नियम है, कौन कौन से नियम, कौन कौन से अधिनियम पास हो रहे हैं, क्या शासकीय आदेश है, कौन सी आज्ञाएं हैं, कौन सी नए नए सूचनाएं या आदेश जारी किए जा रहे हैं, इन सब की सूचना जनता के पास होनी चाहिए। तो इस सब के प्रयोग के लिए अधिसूचना जारी की जाती है। अब हमने जो इतना कुछ पढ़ा है, इस सब के आधार पर हम अधिसूचना की विशेषताएं देखते हैं कि अधिसूचना की क्या विशेषताएं होती हैं। और मैं आपको हमेशा कहती हूं कि यदि आपको परिभाषाएं याद हैं तो आप उसकी विशेषताएं बड़े आराम से निकाल लेंगे, और यदि आपको विशेषताएं याद हैं तो उनको मिलाकर आप उसकी परिभाषा बड़े आराम से बना लेंगे। हमने परिभाषाएं पढ़ी है ना, स्वरूप पढ़ा, आप देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। तो हम सबसे पहली बात क्या देख रहे हैं कि अधिसूचना में सरकारी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश प्राप्ति, त्यागपत्र, सरकारी नियम, कोई आदेश, कोई उनकी आज्ञा जो राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई हो उनकी सूचना होती है। क्लियर? मैंने कहा ना, परिभाषाओं को तोड़ तोड़ के विशेषताएं बना लेते हैं और विशेषताओं को जोड़ जोड़ के परिभाषा बना लेते हैं। तो बन गई आपकी पहली विशेषता। दूसरी देखिए, अधिसूचना सूचनार्थ होने के कारण, अधिसूचना केवल सूचित करने के लिए होती है। हम इसका रिप्लाई नहीं अपेक्षा करते। हम ये नहीं करते कि हमने कोई अधिसूचना जारी करी है तो सरकार कहेगी अब इसकी मुझे रिप्लाई मिलना चाहिए, जैसा अर्ध प्रशासकीय पत्र का रिप्लाई मिलता है, जैसे कार्यालय पत्र का रिप्लाई मिलता है। अधिसूचना का ऐसा कोई रिप्लाई नहीं होता है, उसकी कोई उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती, केवल सूचना दे दी जाती है कि हाँ ये आपको सूचित किया जाता है। तीसरी बात क्या है कि राजपत्र में प्रकाशित होने से ये जो सूचना होती है वो अधिक वैधानिक बन जाती है, कानूनी बन जाती है, क्योंकि राजपत्र में भाई सरकारी पत्र में छप रही है, गजट में छप रही है, इसका मतलब उसमें विश्वसनीयता बढ़ जाती है, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी वैधानिकता बढ़ जाती है, उसका पद स्वप्नात्मक महत्व अधिक हो जाता है। राजपत्र में प्रकाशित होकर ये सूचनाएं भविष्य में दस्तावेज का रूप धारण कर लेती हैं। मतलब फ्यूचर में इनको हम सरकारी दस्तावेज के रूप में देखते हैं। इसकी भाषा औपचारिक कार्यालय भाषा होती है, जो कार्यालय की भाषा होती है ना, उस भाषा में ये लिखी जाती है, आम बोलचाल की भाषा में नहीं लिखी जाती। अधिसूचना का प्रारूप जो दूसरे प्रशासकीय पत्र हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है। जैसा अर्ध प्रशासकीय पत्र का प्रारूप मैंने आपको बताया है, बिल्कुल अलग होगा, कार्यालय पत्र का अधिसूचना से बिल्कुल अलग होगा। हाँ, इसका प्रारूप बहुत कुछ आपकी विज्ञप्ति से मिलता है, पर इसमें खास बात क्या है कि ये सरकारी है तो इसमें थोड़ी औपचारिकताएं ज़्यादा होती हैं, विज्ञप्ति में उतनी औपचारिकताएं नहीं होती। इसके अंदर जो अधिसूचना जब अपन जारी करते हैं तो इसमें ना तो विषय होता है, जबकि हमने देखा है कि अर्ध सरकारी पत्र या कार्यालय पत्र इनमें सब में विषय होता है, ना इसमें विषय होता है, ना इसमें संबोधन होता है, महोदय, प्रिय, कुछ नहीं होता, ना कोई अधोलेख और स्वनिर्देशन नहीं होता, भवदीय, आपका, ना ये सब कुछ इसमें उल्लेखित नहीं होता। अधिसूचना गजट में ही प्रकाशित होती है, समाचार पत्रों में नहीं। यदि वो समाचार पत्र में प्रकाशित हो गई तो फिर वो विज्ञप्ति हो जाएगी, प्रेस विज्ञप्ति हो जाएगी,
और यदि कोई सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित हो गई तो वो अधिसूचना हो जाएगी। अधिसूचना वास्तव में राष्ट्रपति और राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है। मतलब यदि केंद्र सरकार की तरफ से कोई सूचना आ रही है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी मानी जाएगी, और यदि राज्य सरकार की तरफ से आ रही है तो वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा जारी की हुई मानी जाएगी। इसीलिए इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता, और ना ही इसमें कोई प्रेषित ही होता है कि हम किसको भेज रहे हैं उसका उल्लेख भी हम नहीं करते। जिसको भेज रहे हैं ना उसको इसकी फोटोकॉपी भेज दी जाती है, प्रतिलिपि भेज दी जाती है। क्लियर? तो आपको अधिसूचना की परिभाषा, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं जहां तक मेरा ख्याल है बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। और आप एक बार इसको आराम से पढ़ लीजिए, जो मैंने आपको लिख के दिया है आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर तुरंत मुझसे पूछना कि मैडम ये चीज़ समझ में नहीं आई है, दोबारा से समझा दीजिए। बेटा मेरा आपको पढ़ाने का उद्देश्य कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, मैं आपसे कुछ पैसा नहीं कमाना चाहती, है ना। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो और ईजीली आप लोगों को आपकी जो आवश्यक चीज़ें हैं वो आपको मिल जाए और आपकी हिंदी बहुत अच्छी बन जाए। बस मेरा उद्देश्य यही है कि आप एक अच्छे हिंदी के विद्यार्थी बन जाएं, आपको हिंदी से संबंधित जानकारियां अच्छी से मिल जाएं। अब हम देखते हैं अधिसूचना के नियम, कि अधिसूचना लिखते समय किन किन नियमों का पालन करना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, अधिसूचना पत्राचार का ऐसा रूप है जिसे भारत या राज्य सरकारों के राजपत्र में अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाता है। ये चीज तो आप देख रहे होंगे बार बार आ रही है कि अधिसूचना या तो केंद्र सरकार के राजपत्र में या राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होगी, वही सूचना अधिसूचना होगी, अन्यथा नहीं। सॉरी, दूसरी बात, नियम देखो आप, प्रेस में अधिसूचना भेजते समय एक्चुअली क्या होता है, हर सरकार का एक सरकारी पत्र होता है जिसे राजपत्र कहते हैं, और वो पत्र सरकार की जो राजकीय प्रेस होती है ना उसी में छपता है, गवर्नमेंट प्रेस में। तो प्रेस में जब अधिसूचना भेजते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से ये उल्लेख किया जाता है कि यह सूचना आपको राजपत्र के किस भाग में और उस भाग के किस खंड में छापनी है। आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था राजपत्र के 4 पार्ट होते हैं और हर भाग के कुछ खंड होते हैं और हर खंड किसी विषय से संबंधित होता है। तो आपकी सूचना जिस विषय से संबंधित है आपको उल्लेख करना पड़ता है कि यह सूचना राजपत्र के इस भाग के इस खंड में प्रकाशित की जाए। क्लियर? नेक्स्ट जो इसका नियम है वो ये है कि अधिसूचना राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम से जारी मानी जाती है, जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के उसमें हस्ताक्षर नहीं होते। क्लियर? हस्ताक्षर नहीं होते, पर मानी जाती है कि राष्ट्रपति के आदेशानुसार, राज्यपाल के आदेशानुसार। एक नियम इसमें क्या है कि अधिसूचना सामान्यतः सचिव या संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी द्वारा जारी की जाती है, उससे नीचे वाले से नहीं। अधिकृत सूचना है भाई, सरकार की सूचना है, तो सरकार के जो बड़े ओहदेदार जो पद हैं, सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के जो पद हैं, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं अधिकारियों के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। अधिसूचना किसी अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती है। लिखा जाता है आपको कि ये जो सूचना, ये जो आदेश हम दे रहे हैं, ये जो आज्ञा हम दे रहे हैं, ये जो स्थानांतरण हम कर रहे हैं, ये जो नियुक्ति हम कर रहे हैं, ये जो पदोन्नति हम कर रहे हैं, ये किस अधिनियम के अधीन कर रहे हैं। मतलब सरकार में या संविधान में वो कौन सा अधिनियम है जिस अधिनियम की पालना में हम ये आदेश निकाल रहे हैं, वो उल्लेखित करना जरूरी होता है। अधिसूचना वैसे तो सार्वजनिक रूप से किसी भी विभाग से संबंधित होती है, पर कभी कभी ये किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित भी होती है। जैसे किसी व्यक्ति की पदोन्नति हो रही है, किसी व्यक्ति की नियुक्ति हो रही है, कि या किसी व्यक्ति का त्याग पत्र दिया जा रहा है, या सेवानिवृत्ति हो रही है उसकी। लेकिन चूंकि उसका संबंध जनसाधारण से है, क्योंकि वो सूचना जनसाधारण तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए चाहे वो एक व्यक्ति की सूचना है पर उसे राजकीय राजपत्र में अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाएगा। ये नहीं कि ये एक मतलब कोई आईएएस अधिकारी की नियुक्ति जयपुर में हुई है तो ये तो उस व्यक्ति की सूचना नहीं, उसको राजपत्र में प्रकाशित करना जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति की नियुक्ति हो रही है वो जनसाधारण को प्रभावित करेगा। जनसाधारण को मालूम होना चाहिए कि मेरे जयपुर का कलेक्टर
कौन है। अधिसूचना किसी अधिकारी या व्यक्ति विशेष को संबोधित करके नहीं लिखी जाती, ये मैंने आपको अभी विशेषता में भी बताया। सूचना पाने वाले जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनको संबोधित नहीं किया जाता, बल्कि उनको पृष्ठांकन से एक प्रति भेज दी जाती है, इसलिए इसमें प्रेषित भी नहीं लिखा जाता। जैसे जयपुर का किसी व्यक्ति को कलेक्टर बनाया गया है, तो ये सूचना उस व्यक्ति के पास भी तो पहुंचनी चाहिए, तो उसको संबोधित करके नहीं पहुंची जाएगी। ये जो सूचना निकाली जा रही है इसकी एक कॉपी उस संबंधित व्यक्ति को, जो कलेक्टर बनाया जा रहा है, उस व्यक्ति को भेज दी जाएगी। इसमें पृष्ठांकन का महत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। यूं तो देखो जितने भी कार्यालय लेखन होते हैं उन सब में पृष्ठांकन करना आवश्यक होता है, लेकिन इसमें पृष्ठांकन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो प्रतिलिपि है, प्रतिलिपि लेखा विभाग को, राजकीय प्रेस को और जो संबंधित विभाग हैं उन सबको प्रतिलिपियां भेजना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जो संबंधित सूचना वो उन तक भी पहुंचनी चाहिए। इसमें किसी अधिकारी या व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं किया जाता। इस प्रकार इसका जो प्रारूपण होता है, मतलब ये जो लिखी जाती है वो अन्य पुरुष में लिखी जाती है। इसमें भी मैं या आप इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता, अन्य पुरुष में लिखी जाती है। इसके अंतर्गत क्रम संख्या, मंत्रालय का नाम, कार्यालय का नाम और जो प्रेषक जो हस्ताक्षर कर रहा है, सचिव या जो संयुक्त सचिव है, उसके हस्ताक्षर, उनका पदनाम, इन सब का स्पष्ट उल्लेख होता है। तो ये मैंने आपको बताए अधिसूचना के नियम, कि अधिसूचना जब हम लिखते हैं तो क्या क्या नियम होते हैं, किन किन नियमों के अंतर्गत अधिसूचना लिखी जाती है। तो इस तरीके से मैंने अभी आपको अधिसूचना किसे कहते हैं, अधिसूचना का क्या उद्देश्य है, अधिसूचना का क्या माध्यम है, अधिसूचना के क्या उपयोग हैं, अधिसूचना की क्या विशेषता है और अधिसूचना के क्या नियम है, ये मैंने अभी आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अधिसूचना का प्रारूप, कि अधिसूचना का क्या प्रारूप होता है। ध्यान से देखिए, आपको आपके स्क्रीन पे साइड में आपको अधिसूचना का प्रारूप दिखेगा। मैं एक एक पॉइंट को आपको समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। तो ध्यान से देखिए साइड में इस प्रारूप को। सबसे ऊपर मैंने लिखा है भारत राज्य सरकार राजपत्र भाग ... खंड ... में प्रकाशनार्थ। याद है मैंने अभी आपको समझाया था नियम, कि जब भी अधिसूचना भेजी जाती है प्रकाशन के लिए तो उसमें लिखना पड़ता है कि आप राजपत्र के कौन से भाग के कौन से खंड में इस अधिसूचना को प्रकाशित करेंगे। तो यदि शिक्षा विभाग वाला कोई अधिसूचना भेज रहा है, स्वास्थ्य विभाग वाला कोई अधिसूचना भेज रहा है, तो वो यहाँ लिखकर भेजेगा कि राजपत्र भाग 3 खंड 4 में प्रकाशनार्थ, उसी में फिर ये प्रकाशित हो जाएगी। क्लियर? तो पहली बात तो आपने ये लिख दी बिल्कुल सेंटर में। जस्ट इसके नीचे आप सेंटर में लिख देंगे सरकार, कौन सी सरकार। यदि भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार की यदि कोई अधिसूचना है तो यहाँ लिखा जाएगा भारत सरकार, और यदि राज्य सरकार से संबंधित है तो आप लिखेंगे यहाँ पर राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश सरकार, कर्नाटक की है तो कर्नाटक सरकार, पश्चिमी बंगाल की है तो पश्चिमी बंगाल सरकार। ठीक है, फिर इसके नीचे आएगा मंत्रालय, मतलब ये जो सूचना है वो किस मंत्रालय की सूचना है, वो शिक्षा मंत्रालय की सूचना है, वो स्वास्थ्य मंत्रालय की सूचना है, वो वित्त मंत्रालय की सूचना है, वो कार्मिक मंत्रालय की सूचना है। जिस मंत्रालय की सूचना होगी उस मंत्रालय का नाम यहाँ पर लिख देंगे। जस्ट इसके नीचे आपको विभाग का नाम लिखना होगा कि वो कौन सा विभाग है ना, उस विभाग का नाम लिखोगे। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, जो भी उसका विभाग है, सांख्यिकी विभाग, कार्मिक विभाग, तो उस विभाग का नाम और कार्यालय का नाम लिख दिया जाएगा। और उसके नीचे स्थान, जयपुर है, भोपाल है, बेंगलोर है, नई दिल्ली है, जो भी जहां पर भी वो विभाग स्थित है वो जगह का नाम यहाँ पर लिख दिया जाएगा। क्लियर हो गया इतनी बात? बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे इस बात को। फिर आइए आप साइड में मेरे जो लेफ्ट है, लेफ्ट साइड में आपको क्रमांक लिखना है। क्या लिखना है आपको? क्रमांक। अब आप कहेंगे ये क्रमांक क्या लिखना है? देखो, यदि आपके प्रश्न में क्रमांक दे रखा है तो आप वो क्रमांक वहां लिख दीजिए, और नहीं तो मैंने हमेशा आपको बताया, आप तो बस आपको बताना ये है कि यहाँ क्रमांक लिखा जाता है, तो आप क्रमांक शब्द लिखिए, ... करके छोड़ दीजिए, और जस्ट इसके राइट साइड में बिल्कुल इसकी सीध में आपको दिनांक लिखनी होती है। ठीक है, और सेंटर में आ जाइए, जस्ट इसके नीचे सेंटर में अधिसूचना लिख दीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर इस अधिसूचना की शुरुआत कैसे की जाती है? इस अधिसूचना की शुरुआत 2 तरीके से की जा सकती है। एक बिल्कुल सिंपल शुरुआत है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, ठीक है, ये तो होगी बिल्कुल सिंपल शुरुआत। लेकिन आप थोड़ा सा और स्टैंडर्ड चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, क्रमांक। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये चीज समझाई थी कि अधिसूचना किसी अधिनियम के तहत जारी
जारी की जाती है कि कोई अधिनियम बना हुआ है, संविधान का कोई नियम है, संविधान का कोई प्रावधान है, या सरकार का कोई कानून बना हुआ है, उस कानून की पालना के लिए यह आदेश निकाला जा रहा है, तो आपको उस कानून का यहाँ क्रमांक लिखना होता है। क्रमांक डॉट 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 लगा दीजिए, कौन सा क्रमांक है, अधिनियम, उस अधिनियम का नाम लिख लीजिए। अब देखो यहाँ थोड़ी कल्पना भी कर सकते हैं, मान लो जैसे शिक्षा विभाग से संबंधित अधिसूचना लिख रहे हैं तो शिक्षा अधिनियम कर दीजिए, है ना। यदि आप स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोई अधिसूचना लिख रहे हैं तो स्वास्थ्य सुधार अधिनियम, मतलब थोड़ी कल्पना आप अधिनियम के नाम की कर सकते हैं। तो क्रमांक डॉट 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 अधिनियम, जो भी अधिनियम है उसका नाम लिख दो आप, अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ये इसकी स्टार्टिंग लाइन होगी। कोई दिक्कत आएगी आपको? मैंने आपको लाइन लिखवा दी है और आप थोड़े अपने विवेक से अधिनियम का नाम सोच सकते हैं। तो क्रमांक डॉट डॉट अधिनियम का नाम लिख दीजिए, जो भी अधिनियम थोड़ा सा मैच खा रहा हो, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतत् द्वारा, अब जो आपकी मुख्य बात है वो आगे आप लिख देंगे। एतत् द्वारा क्या नियम निकाला जा रहा है, क्या घोषणा की जा रही है, क्या सूचना दी जा रही है, क्या आज्ञा दी जा रही है, क्या आदेश दिया जा रहा है, वो आपके प्रश्न में होगा, वहाँ से टिप लीजिए और वहाँ लिख दीजिए। और ये इसमें कुछ ये अनौपचारिकता है नहीं, तो इसमें इधर उधर की कोई बात नहीं लिखनी है। हो गया? इतना लिखने के बाद आप आ जाइए फिर लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में आप लिख दीजिए, यदि केंद्र सरकार की सूचना है तो आप लिख दीजिए केंद्र राष्ट्रपति के आदेशानुसार, और यदि राज्य सरकार की सूचना है तो आप लिख दीजिए राज्यपाल के आदेशानुसार। अब आ जाइए राइट साइड। राइट साइड में आप देखो सबसे ऊपर आपके क्या लिख रहा है, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर कर दीजिए, आपको अपने हस्ताक्षर नहीं करने आप, क्योंकि ये तो आपका एग्जाम है, तो आप अपना नाम थोड़ी लिख सकते हो, तो आपने हस्ताक्षर लिखा, डॉट डॉट लगा दिया, उसके नीचे नाम। अब आपको अपना नाम नहीं लिखना है क्योंकि एग्जाम है, आप ABC कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। फिर पदनाम, पदनाम का मतलब होता है डेजिग्नेशन। तो मैंने आपको बताया कि या तो ये सचिव या संयुक्त सचिव, इसी पदनाम का व्यक्ति ये जारी करता है। तो यहाँ सचिव, या जो भी आपके प्रश्न में सचिव लिख रहा है तो आप सचिव लिख दीजिए, आपके प्रश्न में यदि संयुक्त सचिव लिख रहा है तो संयुक्त सचिव लिख दीजिए। तो जो भी आपके प्रश्न में लिख रहा है वो लिख दीजिए, यदि नहीं लिख रहा है तो आप यहाँ सचिव ही लिखेंगे। क्लियर? और फिर विभाग, वो विभाग आपने ऊपर भी लिखा है, वो विभाग आप नीचे लिख देंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद फिर आप लेफ्ट साइड आइए, और लेफ्ट साइड आपको लिखना पृष्ठांकन। यहाँ पर पृष्ठांकन करना है कि आपका ये जो पत्र है वहाँ किस पृष्ठ पर अंकित है, उसका क्रमांक लिखना है और डेट लिख देनी है जिस तारीख को ये वहाँ से निर्गमित हुआ है। और फिर उसके नीचे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले हम अन्य पत्रों में लिखते थे, प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। किस किस को आप अपनी इसकी जो कॉपी है वो किस किस को दे रहे हैं, ठीक है ना। वही जो मैंने बताया था आपको, अटैचमेंट है ना, किसके साथ, मतलब साथ में, सॉरी अटैचमेंट नहीं, किस किस को एंडोर्स कर रहे हैं, किस किस को आप भेज रहे हो। तो प्रतिलिपि सूचना, जिसको भी आप प्रतिलिपि भेज रहे हो उनके नाम लिख दोगे। लेखा विभाग को भेज रहे हो तो लेखा विभाग, मुख्यमंत्री को भेज रहे हो तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल को भेज रहे हो तो राज्यपाल, कार्मिक विभाग में भेज रहे हो तो कार्मिक विभाग, ठीक है। फिर राइट साइड में नीचे आज्ञा से लिखिए, देखो लिखा हुआ है आज्ञा से, और आज्ञा से नीचे हस्ताक्षर, और हस्ताक्षर के नीचे दिनांक। बस हो गई आपकी अधिसूचना। कोई दिक्कत आई? लेकिन एक बार इसको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज आप कर जाइए। ओके, आपको यदि प्रारूप समझ में आ गया है तो अब मैं थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको एक उदाहरण करके बताती हूँ कि अधिसूचना कैसे लिखी जाती है। अधिसूचना जैसे लिखी जाती है, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में प्रश्न देती हूँ, और देखिए साइड में आपको पूरी अधिसूचना, मेरे हाथ से लिखी हुई अधिसूचना दिखाई देगी। मान लो प्रश्न है, जैसे मैंने प्रश्न की कल्पना करी है कि राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति में आयु संबंधी दी गई छूट पर एक अधिसूचना लिखिए। देखो बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न को समझ लिया करो। राजस्थान सरकार द्वारा है, किसके द्वारा जारी की जा रही है? राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार का विभाग कौन सा है? शिक्षा विभाग। तो मंत्रालय भी कौन सा होगा? शिक्षा मंत्रालय। फिर कौन है लिखने वाला? सचिव है लिखने वाला। फिर क्यों जारी की जा रही है? शिक्षकों की जो नियुक्ति में आयु संबंधी छूट दी जा रही है, मतलब पहले कुछ और छूट थी, अब उम्र की सीमा थी, अब उम्र की सीमा कुछ और हो गई है। इसके लिए एक अधिसूचना जारी करनी है, यानी कि जन साधारण तक ये सूचना पहुंचानी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रारूप में बताया था, सबसे ऊपर हमने देखो क्या लिखा है, देखो राजस्थान सरकार राजपत्र भाग, अब यहां पर आप लिख सकते हैं भाग 4 खंड 3 में प्रकाशनार्थ। क्लियर? कोई दिक्कत आई आपको? उसके बाद नीचे देखो क्या लिखा है, राजस्थान सरकार।
फिर क्या लिखा मैंने, मानव संसाधन मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय को पहले मानव संसाधन मंत्रालय कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है और इसे दोबारा शिक्षा मंत्रालय कह दिया गया है। तो आप इसको शिक्षा मंत्रालय भी लिख सकते हैं और मानव संसाधन मंत्रालय लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। फिर नीचे लिख दिया शिक्षा विभाग और फिर लिख दिया जयपुर। ठीक है, आप देखो ध्यान रखो, राजस्थान सरकार की है तो जयपुर लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे भोपाल लिख दो कहीं आप। इतना कॉमन सेंस तो हमारे अंदर होना चाहिए कि जब यदि मध्य प्रदेश सरकार की है तो भोपाल लिखेंगे हम, उत्तर प्रदेश सरकार की है तो लखनऊ लिखेंगे हम, भारत सरकार की है तो दिल्ली लिखेंगे हम। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस तो आपको यूज में लेना पड़ेगा। फिर देखिए मेरे लेफ्ट साइड आइए, क्रमांक मैंने कुछ लिखा नहीं है, डॉट डॉट ऑब्लिक लगा दिया है। ठीक है, राइट साइड मैंने दिनांक लिख रखी है, देख रहे हैं आप, बीच में मैंने अधिसूचना शब्द लिख रखा है। ये मैंने सारा आपको प्रारूप में समझाया और आप देख भी रहे। अब देखो इसकी हम शुरुआत कैसे करेंगे। क्रमांक शासनादेश, अब अपने मन से कल्पना कर लीजिए किसी भी क्रमांक की, जैसे मैंने कर ली 251 शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम। मैंने अधिनियम का नाम भी कल्पना कर ली शिक्षा अधिनियम, क्यों? क्योंकि शिक्षा से संबंधित अधिसूचना है, तो ये मैंने कल्पना कर ली शिक्षा अधिनियम। क्या कर ली मैंने? शासनादेश 251 शी बो शिक्षा अधिनियम 2001 की धारा 2010 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैंने लिखा है तो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। अब ये मैंने कल्पना कर ली, अधिनियम का जो नाम है और उसका क्रमांक है उसकी मैंने कल्पना कर ली, आप भी कर लीजिए कल्पना। करते हुए राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति में आयु सीमा संबंधी प्रावधान को संशोधित कर न्यूनतम आयु 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। अब इसमें ये तो लिख रहा है आयु संबंधी दी गई छूट पर एक अधिसूचना लिखी है, तो या तो इसमें पूरी डिटेल लिख रखी होगी कि पहले 35 साल थी अब 40 साल कर दी गई है, और नहीं है तो फिर थोड़ी सी कल्पना आपको करनी ही पड़ेगी। बस हो गई आपकी अधिसूचना। क्या लगा? जो प्रश्न में दे रखा था वही तो लिखा है, बाकी जो प्रारूप मैंने दे रखा है वो आपने याद कर रखा है, वो प्रारूप आपने जो कि था उतार दिया। उसके बाद देखिए आप लेफ्ट साइड, चूंकि ये राजस्थान सरकार की है तो मैं क्या लिख रही हूँ, राज्यपाल के आदेशानुसार। अब आइए राइट साइड में मैंने क्या किया, सबसे ऊपर हस्ताक्षर के नीचे नाम, और मैंने नाम नहीं लिखा है, ABC कर दिया है ना। शिक्षा सचिव, क्योंकि सचिव ही अपने प्रश्न में दे रखा है, सचिव विभाग दे रखा है शिक्षा विभाग, इसलिए मैंने शिक्षा सचिव लिख दिया, नीचे शिक्षा विभाग लिख दिया और जयपुर लिख दिया। क्लियर? अब देखिए इसका अपन पृष्ठांकन करेंगे, तो पृष्ठ क्रमांक डॉट 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 ऐसे लगा दीजिए, कल्पना करनी है, दिनांक डॉट डॉट कर दिया आपने। ठीक है, आपको यदि कोई क्रमांक सूझता है तो यहाँ लिख दीजिए कल्पना करके, और नहीं तो आप तो इस तरीके से डैश डैश और डॉट डॉट लगा दीजिए। फिर है आपको मैंने बताया था प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, लिखा आपने। अब हम ये जो अधिसूचना है ये किस किस को भेज सकते हैं, आप देखिए। हम निजी सचिव मुख्यमंत्री को भेजेंगे, तो निजी सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। हम निजी सचिव शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार को भेजेंगे, क्योंकि शिक्षा से संबंधित सूचना है। हम कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार में भेजेंगे। हम इसको राजस्थान लोक सेवा आयोग में भी भेजेंगे। ने कल्पना कर ली है, क्योंकि वो नियुक्ति करते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि भाई आयु सीमा क्या हो गई है। और उसके साथ हम इसकी एक प्रतिलिपि उस राजकीय, उस गवर्नमेंट प्रेस में भेजेंगे, जिस प्रेस में ये अधिसूचना राजपत्र में छपेगी। तो वो हम लिख देंगे कि संयुक्त सचिव राजकीय प्रेस। अब राजकीय प्रेस का भी कोई बड़ा अधिकारी होगा, उसी को भेजी जाएगी, हर किसी को नहीं भेजी जाएगी। तो संयुक्त सचिव राजकीय प्रेस राजस्थान सरकार जयपुर को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित करवाते हुए 100 प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध करवाने का श्रम किया जाए। मतलब नीचे वाले जो सबसे नीचे वाली जो प्रतिलिपि है वो हम राजकीय प्रेस यानी कि गवर्नमेंट प्रेस को भेज रहे हैं, और उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप 100 प्रति इसको गजट में छपवा दीजिए, और छपवाने के बाद इसकी 100 प्रतियां हमको भेज दीजिए, जिससे कि आवश्यक जो जरूरी जहां फाइल है वहां लगाई जा सके और जो जरूरी आवश्यक लोग हैं उनको दी जा सके। फिर नीचे आज्ञा से मैं, और उसके बाद सिग्नेचर किसके, सचिव के, और नाम हम लिखेंगे नहीं तो ABC कर देंगे, और देन शिक्षा सचिव और दिनांक। हो गया काम। ये है आपकी अधिसूचना। अब मुझे बताइए आपकी अधिसूचना में आपको क्या दिक्कत आई। एक बार तो मैंने समझा दिया, अब दोबारा में आप क्या करें, इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझ के दोबारा से सुन लें। फिर जो मैंने साइड में जो लिखा है उसे एक एक चीज को पढ़ते जाएं, समझते जाएं। जो चीज समझ में नहीं आए मुझसे कमेंट में दोबारा पूछ लें।
और ये तुम्हारा नोट्स है एक तरीके से, इसको याद कर लीजिए। चाहे तो आप लिख लिख के याद कर लें, चाहे तो आप पढ़ पढ़ के याद कर लें। आपके पास तो रिकॉर्ड है, वीडियो है आपके पास, जब इच्छा हो जब आप इस वीडियो को आप सुन सकते हैं। क्लियर? तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको अधिसूचना से संबंधित हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और आप बहुत अच्छी तरीके से अधिसूचना अब लिख पाएंगे। RAS में तो 10 नंबर की अधिसूचना आती है और हर सरकारी जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं और उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें ज़्यादातर अधिसूचना आती है। अधिसूचना है, ज्ञापन है, विज्ञप्ति है, कार्यालय आदेश है, परिपत्र हैं, ये बहुत आते हैं और ये सब मैं एक एक करके आपको इसी तरीके से समझा दूंगी। क्लियर? तो आपको यदि मेरी बात पसंद आई है, मेरी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और अपने सुझाव ज़रूर भेजें कि मुझे और क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है? क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को हिंदी में बहुत अच्छा बनाना है। ठीक है?